भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। बहुत धन्यवाद आपका। आपकी तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हमने देखी, एक जो सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक जो एक वार्ता है, वो काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन वो तस्वीरों के माध्यम से कई बार बहुत अच्छी लगती है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, तस्वीरें अपने आप कुछ ना कुछ बोलती है। बाइडेन साहब की अगवानी के लिए मुझे जिम्मेवारी मिली थी, पहली बार मिल रहा हूँ उनसे और मिलकर बड़ा अच्छा लगा कि डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। जो थोड़ी बहुत उनके साथ जो बातचीत हुई उससे ऐसा लगा। और कई बार इतने बड़े ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्रपति होने के नाते कई बार लोग थोड़े से संकुचित होते हैं, वैसा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि भारत में आने पर दिली तौर पर वो खुश थे। तस्वीरों में जब वो आए, आपने रिसीव किया, तो मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि जो व्यूवर्स आपको इस वक्त सुन रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आपने ऐसी कौन सी बात कही कि उनके चेहरे पे बहुत तेज हंसी आ गई, आप भी हंसे और फिर आप लोग चंद कदमों के साथ आगे बढ़े और फिर जो हमारी जो संस्कृति, भारत की जो संस्कृति हम दिखा रहे हैं वहाँ एयरपोर्ट पर भी देखने को मिली, फिर वो उसको देख करके भी उनकी प्रतिक्रिया आई। लेकिन सर, वो बात आपने क्या कहा कि वो बहुत तेज हंसने लगे? कुछ नहीं, वो हाथ मिलाते टाइम उन्होंने कहा कि लगता है कि आप फौजी हैं। मुझे हंसी आ गई। मतलब एक तरीके से उन्हें तो पता है कि आप, पता है, सब पता सबको होता है। तो थोड़ा सा एक ये कहिए कि लाइट हार्टेड वे के अंदर उन्होंने जिस तरह से कहा तो मुझे हंसी आएगी, वो भी हंस पड़े जी। मैंने कहा तो आपको पता ही है। तो ऐसा करके वो भी हंसे और मैं भी हंसा और फिर हम लोग आगे आ गए। ऐसा कोई वो नहीं था कि कोई चुटकुला हो या और कुछ जी, मतलब ज़रूर, लेकिन हम जानना चाहते थे और आपने हमारे साथ में ये बात शेयर की। सर, हम आगे बढ़ते हैं। भारत के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब अगर आपके पास ताकत होती है तो जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती हैं। कितनी अपेक्षा दुनिया की इस वक्त भारत से? देखिए, जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता भारत ने की है जी, अब तक मैं तो कहूँगा न भूतो न भविष्य, किसी भी राष्ट्र ने अब तक इस तरह से अध्यक्षता शायद ना की हो। 200 से ज़्यादा मीटिंग हुई हैं, तकरीबन 55, 56, 60 देश शहरों के अंदर, जगहों के ऊपर ये अलग अलग विषय के ऊपर मीटिंग हुई है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को दिखाने का काम। और इसमें मैं कहूँगा कि मोदी जी की एक खासियत है, हमेशा राष्ट्र के रूप में सोचते हैं और हमेशा बहुत आगे की सोचते हैं। किसी भी देश के अंदर जब भी अध्यक्षता हुई है, वहाँ पे आप 1 या 2 जगह पर सीमित रहे। चीन ने मेरे ख्याल से 4 जगह किया, हमने क्यों तकरीबन 60 जगहों पर किया। भारत की अगर विविधता, संस्कृति और भारत को जानने के लिए अगर कोशिश करनी है तो इससे बढ़िया मौका नहीं था। और ये सोच सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी। सब जगह लोग वहाँ घूमे। इसके बाद का, इसका आगे का देखिए, जहाँ गए, जो असम के टी गार्डन में जाके सिलचर के पास रहा, वो जाकर जब लोगों को बताएगा कि ऐसी जगह है तो लोग आएंगे ना देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो श्रीनगर गए वो उसके बारे में बात करेंगे, जो वाराणसी गए वो उसके बारे में बात करेंगे, जो गुवाहाटी गए उसके बारे में बात करेंगे। आप किसी भी जगह को उठा के देख लीजिए। और हमने एक अतिथि देवो भव का जो एक हमारी एक अंदरूनी एक खासियत है
उसके अंदर लोगों को और अच्छा लगता है। हर जगह की संस्कृति उनको देखने को मिली, आपस में नोट शेयर करेंगे, टूरिज्म आपका बढ़ेगा। आपके आपके आपका जो लोकल वहाँ का जो सामान है जो लेकर गए हैं, जो सियालकुची की सिल्क लेकर गए हैं, दोबारा आएंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। ये एक खासियत थी। और साथ साथ इतने मीटिंग्स के अंदर गंभीर चीज़ें भी डिस्कस हुई, जो कि इस G20 का उद्देश्य था जी। तो अब शिखर सम्मेलन हो रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर मोहर लगेगी। और मेरा मानना है कि इतना अच्छे तरीके से जो G20 की मीटिंग्स चली हैं या शिखर सम्मेलन चल रहा है, शायद ही पहले कभी हुई। जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं, जैसे कि शिखर सम्मेलन में ही जो राष्ट्राध्यक्ष जो आए, उसके तुरंत बाद अगर देश के प्रधानमंत्री बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता कुछ लोगों के साथ कर रहे हैं, तो G20 में तो जो बातचीत होती है वो होती ही है, लेकिन जो द्विपक्षीय वार्ता होती है, ऐसी कौन सी बात उस द्विपक्षीय वार्ता में होती है जो करना बहुत ज़रूरी होता है? इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो भी विश्व के अंदर अलग अलग जो ग्रुपिंग्स हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं जी। उनके अंदर साइडलाइंस के ऊपर कोई भी देश द्विपक्षीय वार्ता की बात करता है। कई बार क्या होता है कि एजेंडा मीटिंग का फिक्स है जी। G20 का एजेंडा फिक्स है जी। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, सब चीज़ें फिक्स हैं, उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस होंगी, वो आप डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा कई देश सोच कर आते हैं कि हमें बात करनी है, इन 2-3 चीज़ों के ऊपर और बात करनी है, इसलिए द्विपक्षीय बात होती है। उसके अंदर आपस की चीज़ों के ऊपर बात होती है। G20 से उसका लेना हो या ना देना हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मुद्दे उठते हैं जो शायद क्लैरिटी के लिए चाहिए, और जब राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं तो उनके लिए एक और बड़ी चीज़ हो जाती है कि 1 to 1 उन चीज़ों के ऊपर भी बात कर ली जाए जिनके बारे में शायद पहले उन्होंने बात की हो या पहले कभी उठी। सर, अच्छा पॉइंट आपने बताया। सर, मुझे क्या ये भी आप समझा सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से भारत मेज़बानी कर रहा है और हमारा जो एजेंडा, जो हम हमारा ही नहीं, जितने भी G20 के जो मेंबर्स हैं उनका एजेंडा हम सामने रख रहे हैं, इसका आगे आने वाले समय में इसके क्या फ़ायदे आप देख रहे हैं? खास करके भारत के नज़रिए से आप क्या फ़ायदे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी कि इस पूरे वर्ष में भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरा है, उनकी आवाज़ बनकर उभरा है जी। भारत ने प्रयत्न किया कि अफ्रीकी देशों को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो वो कैसे मिले? अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कराया है। भारत की कोशिश थी, भारत ने उनके लिए चारों तरफ बातचीत की जी। और एक इससे क्या होगा कि इसमें पूरे विश्व की चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अफ्रीका खनिज पदार्थों में बहुत संपन्न है, इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उनकी आवाज़ इसमें सुननी चाहिए, इसमें आवाज़ नहीं थी उनकी। तो इस तरीके से कई चीज़ें ऐसी की हैं भारत ने कि जिसमें एक वो नेतृत्व के रोल के अंदर है। एक और बात है कि इस जबकि G20 जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, एक ऐसे समय में हो रहा है कि दुनिया में बहुत, हम नहीं कह सकते कि हालात बहुत अच्छे हैं। कई ऐसे विकसित देश हैं जो भी इन्फ्लेशन के शिकार हो रहे हैं, वॉर की हालत है, आतंकवाद की बात अगर मैं करती हूँ, यूक्रेन की आप देखिए हालत की कितना लंबा खिंचा। ऐसे समय में सर, अगर ये शिखर सम्मेलन हो रहा है जो एक बहुत बड़ा एजेंडा जहाँ से तय होकर निकलेगा, पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा, सर क्या सारा फोकस इस शिखर सम्मेलन का उस तरफ होगा जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया है? देखिए, जो भी शिखर सम्मेलन होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर एक सीमा रख के चलते हैं। ये G20 का शिखर सम्मेलन है, हम आर्थिक स्थिति पर बात करेंगे, हम आर्थिक चीज़ों के साथ जो संबंधित चीज़ें उनके ऊपर बात करेंगे, हम उन सब चीज़ों को आगे रखने की कोशिश करेंगे जो आगे आने वाले दिनों में
आर्थिक हालात के ऊपर फर्क डालेंगी। दुनिया के हालात चल रहे हैं, अलग अलग देशों का अलग अलग मत होता है जी। और हर इस तरह की मीटिंग में, चाहे वो ब्रिक्स की हो चाहे किसी की भी हो, अगर शिखर सम्मेलन है, प्रयत्न ये किया जाता है कि उसमें कोई मनमुटाव मतभेद ना आए। जो आप एजेंडा के तौर पे जो आपने चीज़ें रखी हैं वो सर्वसम्मति से एक्सेप्ट हो। जो चीज़ें आपने कहीं कहीं हो सकता है द्विपक्षीय वार्ताओं के अंदर जी। उनके ऊपर आपस के अंदर दोनों नेता, दोनों लीडर्स, दोनों राष्ट्राध्यक्ष उस पर बात करें। तो ये वो क्या बात करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं जब आप डिस्कस करना चाहते हैं कि देखिए जी वहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्या हम उसको कम कर सकते हैं, क्या उसको ठीक कर सकते हैं, ये हालात जो चल रहे हैं विश्व के अंदर, इसके अंदर आपका क्या योगदान हो सकता है, ये द्विपक्षीय वार्ताओं के अंदर निकलेगा। ऐसे पूरे उसके अंदर समूह के अंदर फिर मतभेद बहुत होते हैं, सबकी अलग अलग ग्रुपिंग्स होती हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है। एक राय बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। भारत एक ऐसी स्थिति में है कि हमारे संबंध रूस के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी अच्छे हैं, हमारे सबके साथ संबंध अच्छे हैं, हम बड़े खुलकर सबके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन यह G20 के एजेंडा में नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो है सर कि जो देश मेज़बानी करता है उनकी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी तो बनती है कि सारे जो कंट्रीज या फिर विचारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ऐसे सम्मेलन के माध्यम से। इसीलिए जो चीज़ें इसमें हैं, जो मूल चीज़ें हैं जो उस पर फ़र्क डालती हैं, वो तो एजेंडा के अंदर शामिल हैं। कई चीज़ों के अंदर हर देश को प्रयास करना है जी। वो द्विपक्षीय वार्ताओं के अंदर निकलेगा। क्योंकि जब आप किसी के साथ बात करते हैं कि देखिए यूके के प्रधानमंत्री हैं, हम सोच रहे हैं कि ये हालत है जी। इसके अंदर आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे राय बनती है, फिर खुलती है राय। ये हमेशा ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से विचार विमर्श जो है द्विपक्षीय वार्ताओं में होता है जी। सर उसको पूरा खोलने से ज़्यादा फायदा नहीं होता, उसमें मतभेद ज़्यादा निकल कर आते हैं। लेकिन सर कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो आई नहीं, उम्मीद थी कि वो आएंगे। नहीं तो उनको कोई ना कोई तो आया ना। आप शी जिनपिंग की बात कर रहे हैं तो उनके प्रधानमंत्री आए, ली क्यांग आए, पुतिन नहीं आए। पुतिन अब क्यों नहीं आए वो पता नहीं मुझे, कुछ उनकी डोमेस्टिक कोई कंपल्शन होगा या कुछ और होगा। वैसे वहाँ पे लड़ाई चल रही है उनकी और यूक्रेन के बीच में, तो ऐसे हालात के अंदर क्या वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। सर अभी जिस नज़रिए से पूरी दुनिया भारत को देख रही है, तो हम मानेंगे कि अब आज से जो 10 साल पहले जो हालात थे या 15 साल पहले जो हालात थे वो बहुत बदल चुका है। ख़ास करके जो अभी हाल के दिनों में जो रिलेशन हमने अमेरिका के साथ में डेवलप किए हैं, इस बारे में सर कुछ हमें बताना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहूँगा कि पिछले 9 वर्षों में जो भारत ने अपने लिए एक स्थान बनाया है और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान मोदी जी करा। जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग जगह पर, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो चाहे दूसरे देशों के साथ बात, उनकी व्यक्तिगत मित्रता के रूप में उन्होंने देश के एजेंडा को आगे किया हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ देश के तौर पर हम कहें कि जी हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं, वही तो उसको आगे लेकर जाएगा ना। जी बिल्कुल। अगर उनकी दूसरे पक्ष के साथ सद्भाव नहीं है, मित्रता नहीं है, तो चीज़ आगे नहीं जाएगी। तो इस 9 वर्षों के अंदर जितनी जगह पर प्रधानमंत्री जी गए हैं बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे 40-40 साल तक हमारा कोई नहीं गया था, प्रधानमंत्री जी गए। जैसे 40 साल से कोई हमारा
मंत्री लेवल पर या प्रधानमंत्री लेवल पर कोई नहीं गया था। तो उन देशों के अंदर एक ये लगने लगता है ठीक है, ये हमको सोचते हैं कि मित्रता है तो चलती रहेगी, पर आया कोई नहीं इनके यहाँ से। बिल्कुल फर्क पड़ता है। आयरलैंड 60 साल के बाद गया कोई प्रधानमंत्री, तो बहुत। और चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला लिया कि हम हर देश के अंदर एक मिनिस्टर लेवल के ऊपर डेलीगेशन भेजेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 193 देश हैं, भारत को निकाल दी तो 192 देश बचते हैं। 3 साल में काम पूरा हो गया। आप भी गए थे? मैं भी गया था जी बिल्कुल। 3 साल में काम पूरा हो गया जी। अब सब देशों में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो, सब जगह एक मिनिस्टर लेवल के ऊपर डेलीगेशन जरूर गया। उसका असर क्या हुआ? लोगों ने कहा नहीं, भारत हमारा हिमायती है। देखिए अब तक कोई नहीं आया था, अब मिनिस्टर लेवल पर आ रहे हैं। ये एक अलग भारत से अब हम डील कर रहे हैं। हमारे जस्टिस भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए खड़े हुए। फैसला थोड़ा सा हम लेट थे, लेकिन उस 2 माह के अंदर सबसे जब बात की गई तो हमारे लिए सद्भाव था। उनका नहीं, हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। और आपको याद होगा आखिर के अंदर उनका मुकाबला ब्रिटेन के साथ था। ब्रिटेन परमानेंट मेंबर है, तो एक प्रथा है कि परमानेंट मेंबर का तो बनेगा ही। जी बिल्कुल। लेकिन इतने देशों के साथ जो हमारा सद्भाव था, सब ने जाकर उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को कहा कि इस पर वोटिंग होगी और इसमें हम भारत का साथ देंगे। उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। जस्टिस भंडारी नॉमिनेट हो गए। ये फर्क पड़ता है। ये एक भारत का एक अलग वो है। भारत में पहले जब पीछे मुड़कर हम देखते हैं, 2-4 यूरोप के अंदर देशों में चले गए, अमेरिका में चले गए, जापान में चले गए, हम खुश हो गए, हाँ जी हम सब। ऐसा नहीं किया। आज हम सबके साथ हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सर ये क्या पॉलिसी, जैसे कि आपने बात की अफ्रीका की, भारत खास करके G20 शिखर सम्मेलन में उन कंट्रीज़ को भी आगे उन पर बात कर रहा है जो बहुत पिछड़े हुए थे या अभी धीरे धीरे वो विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्या पॉलिसी है सर, इसका ये स्ट्रेटजी क्या होती है? देखिए, आप अगर सोचते हैं कि आपको आगे बढ़ना है जी, तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर हम मिनिस्ट्रियल लेवल पे कोई डेलीगेशन 193 देश में नहीं भेजते बिल्कुल, तो हमें फ़ायदा नहीं मिलता ना। आज जो भी चीज़ हम करते हैं संयुक्त राष्ट्र में, हमें पूरा समर्थन मिलता सबका। और वो बात वही है, चाहे देश इतना है चाहे देश इतना है, वोट एक ही है। बड़ी बात। सर हमारे व्यूवर्स को क्या बता सकते हैं कि जब ऐसे शिखर सम्मेलन जैसे कि ये जिसकी मेज़बानी इस वक्त हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो फ्रंट पर दिखते हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, बात करें, जो उनका मंत्रिमंडल होता है वो क्या करता है? उनको क्या जिम्मेदारियां मिलती हैं ऐसे समय में? जिम्मेवारी मिली होती है, सबको जिम्मेवारी मिली होती है। सबको जो काम मिलता है वो अपना काम करते हैं। और इस समय सबसे बड़ा काम है कि कैसे देश की आन बान को और आगे बढ़ाया जाए। सर आखिरी सवाल, आप फॉर्मर आर्मी चीफ से इस वक्त मैं बात कर रही हूँ सर, आपका अनुभव क्या कहता है, सुरक्षा कितना बड़ा सवाल होता है जब इतने बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत की धरती पर अगर कदम रखते हैं, कितना बड़ा सवाल होता है और उसको मैनेज करना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी बहुत होती बड़ी है? जिम्मेवारी है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे जी दिल्ली में, दंगे हुए, करवाए गए। मैं जी बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूँगा, जी लोग बाग उसके अंदर शामिल थे। लोग बागों ने बड़ा उसके ऊपर मजाक भी उड़ाया, ट्विटर के ऊपर बहुत हंसी भी उड़ाई, अभी भी है। आप ट्विटर को अगर देखें या सोशल मीडिया को देखें, बहुत से ऐसे हैं। आजकल तो ट्रोल्स पेड होते हैं। अच्छा, आप फला ट्वीट के ऊपर उल्टा कमेंट लिखो, आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। जी ऐसी हालत के अंदर सुरक्षा
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष आए हैं तो बिल्कुल सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं एक मीटिंग के अंदर मेरे कल शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट वालों की थी। 3 दिन उस शहर में हम थे, हमने कोई व्यक्ति नहीं देखा, ना सड़कों पे देखा। सड़कों से दूर कॉलोनीज के अंदर 2-4 लोग वहाँ खड़े दिखाई दिया हाथ करते। शहर पूरा बंद था जी। तो जो हमारे लोग कई टिप्पणी कर रहे हैं जी, रास्ता रोक दिया, ये रोक दिया। आपके पास इतने लोग आए हैं, क्या हम 2-4 दिन सुरक्षा की जो चीज़ें रखी गई हैं उसमें सहयोग नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल। ये हमारी जिम्मेवारी है नागरिक होने के नाते। इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे घर कोई अगर आया है तो अच्छी चीज़ सोच कर जाए। और भारत तो सर मानता ही है कि अतिथि देवो भव। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर संसद टीवी से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी बात कही जनरल वीके सिंह ने। ग्लोबल लीडर बनकर के उभर रहा है भारत, और इस बात में शायद कोई दो राय नहीं है। नमस्कार।